दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ। मेरी आज के दिन भी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। 90 पॉइंट्स के आसपास की मंदी है। 0.34% की गिरावट है। निफ्टी ने 25,500 के आसपास की क्लोजिंग दी, जो कि अपने लो के यानी डे लो के आसपास है। 491 का डे लो लगा और उसके आसपास की क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं वीकनेस अभी बनी हुई है। जैसे निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया था उसके बाद में कंटिन्यूसली वीकनेस अभी आप निफ्टी में देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है और क्या सिचुएशन अभी के समय मार्केट की। निफ्टी बैंक भी नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। तो ब्रॉडर मार्केट की गिरावट आज आपने देखी, जिसमें लार्ज कैप पिटे थे, मिड कैप उससे ज़्यादा, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा। कंपनीज के स्टॉक्स देखिए तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो नीचे है। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो मैक्सिमम सेक्टर्स नीचे आके बंद हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में चांसेस काफ़ी हाई है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो काफ़ी गिरे हो गए आज के दिन। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने परसेंट की गिरावट आज आपने अपने पोर्टफोलियो में देखी। निफ्टी की कंपैरिजन में ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन होती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज जो ग्रोथ कंपनीज वो काफ़ी पीटी है। अब देखिए निफ्टी की टेक्निकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो गिरावट हमने देखी थी 2% की, 3% की, तो वही जो गिरावट है वो अभी कंप्लीट होने की तैयारी में है। सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। जैसे अपन ने पहले सपोर्ट की यहाँ पे बात की थी, जो कि ये रेसिस्टेंस बना हुआ था, उसको निफ्टी ने सपोर्ट के रूप में लिया भी था। उसके बाद में ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में एक ब्रेकडाउन दिखा। ब्रेकडाउन दिखने के बाद में अगला सपोर्ट हम इस रेसिस्टेंस को मान सकते हैं, जो कि अभी जस्ट करीब है, ज़्यादा गैप अभी बाकी नहीं है। देखते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर निफ्टी यहाँ पे स्टे करता है, रुकता है, कंसोलिडेट करता है या फिर नहीं। अगर निफ्टी यहाँ पे नहीं रुका तो फिर हम अगले सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं, जो कि ये सपोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट अभी कुछ ऐसा है कि एफआईज इंडेक्स को शॉर्ट कर चुके हैं। इंडेक्स के फ्यूचर का डेटा मैंने आपको दिया था जिसके अंदर एफआईज ने बेचा था। स्टॉक्स के फ्यूचर का डेटा मैंने आपको दिया था जिसमें भी एफआईज ने बेचा था। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं मार्केट को अंडर परफॉर्म करता हुआ। बाकी स्टॉक्स के ऊपर अपनी नजर होगी, जिनके भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उस बेसिस में। देखिए दोस्तों, कल तो मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया, लेकिन एक शीट मैंने आपको दी थी। इस पर्चे के अंदर मैंने आपको कंपनीज का हिसाब किताब बताया था, एक्सपेक्टेशन का, कि किस कंपनी में कितनी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा और भी कंपनीज थी जिनके नंबर्स आए थे, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं एस्ट्रल को। एस्ट्रल के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि प्रॉफिट आना चाहिए 111 करोड़ के आसपास का, और सेल्स आनी चाहिए 1470 करोड़ के आसपास की। मार्जिन होने चाहिए 15.10% के आसपास के। ठीक है, तो डेटा आपके सामने है एक्चुअल रिजल्ट का। ये एक्सपेक्टेशन बीट कर चुका है सेल्स का फिगर, और साथ में हम प्रॉफिट को देखें जो कि 111 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, तो ये भी मोर देन एक्सपेक्टेड है। 135 करोड़ का प्रॉफिट है। 23% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे एस्ट्रल ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। बाकी जो भी कंपनीज के रिजल्ट हमने देखे हैं, छोटी मोटी पाइप्स कंपनीज के, सुप्रीम के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है ये भी अंडर परफॉर्म कर दे, रिजल्ट को बीट नहीं कर पाए, मतलब एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए। लेकिन आज के दिन बिल्कुल अपोजिट कार्यक्रम इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि बनता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बीट किए तो 7% की तेजी यहाँ पे बनी है। तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप, 87 का पी रेशियो है। स्टिल महंगा है, लेकिन चलो ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बीट होती हुई हमने यहाँ पे देखी। अब देखिए ये जो तेजी है ना, ये तकरीबन 20-25% की ऑलरेडी स्टॉक ने अपने सपोर्ट से दे दी है। रिजल्ट अच्छा आ गए। कितने परसेंट के साथ में एक्सपेक्टेशंस को बीट किया? अराउंड 10% के साथ में एक्सपेक्टेशन को बीट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा बीट है, यानी 50% के साथ में, 25% के साथ में, 100% के साथ में, ऐसा बीट नहीं है। तो स्टॉक को लगाम लगेगी। जैसे आज 7% की तेजी में रिएक्शन देखा। अब देखते हैं, क्योंकि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे कल के दिन लगाम लगती है या फिर नहीं, यानी स्टॉक रुकता है, गिरता है या फिर नहीं। अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, कुछ दिन तक यहाँ पे सस्टेन किया, तो चांसेस हाई हो गए स्टॉक के अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचने के। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हो जाती है अपनी, अगर रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। 25-50% के साथ में ईपीएस बीट होता, तो ईपीएस बीट कितने परसेंट के साथ में हुआ है वो आप देख सकते हैं। गूगल पे आपको मैं बता चुका हूं, तो वो आप शायद इसमें देखोगे तो 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ट्रैक करते हैं इसको। बाकी अच्छी बात है कि रिजल्ट इसने अच्छे दिए हैं। अब देखिए शीट के अलावा कुछ कंपनीज उसको चेक कर लेते हैं। विनाती ऑर्गेनिक्स के भी नंबर्स आए थे कल परसों के दिन, और इसमें क्या हुआ था, सेल्स न्यूट्रल है, प्रॉफिट में 22% का जंप है। चलो ठीक है। रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन भी नॉर्मल है, यानी रिजल्ट ओके ओके है। स्टॉक का प्राइस कहाँ पे है? सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, कुछ खास एक्शन नहीं है ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो स्टॉक अभी ठंडा बना
पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, क्योंकि नंबर्स ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। कभी नंबर्स अच्छे आते हैं, कभी खराब आते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं। तीसरी जो कंपनी है इसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। अब जैसे इसके रिजल्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, कमेंट्री भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए इसमें भी एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है। सो एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो हम जस्ट नंबर्स को देख सकते हैं, परसेंटेज बेसिस पे कितना गेन है कितना लॉस उसको देख सकते हैं, और साथ में रिएक्शन देखेंगे। तो ठीक है, 112 का पी है, काफ़ी महंगा है। 58% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट को देखने चले तो 102% का जंप है, कि उनके बेसिस में भी दीजिए, वाइनो बेसिस में भी दीजिए, तो नंबर्स अच्छे हैं। कमेंट्री को देख लेते हैं। सो कमेंट्री को यहाँ पे देखने चले तो कमेंट्री में कंपनी बताने की कोशिश करेगी कि कंपनी ने अचीव किया है माइलस्टोन, इंडिया की पहली कमर्शियल मल्टी चिप मॉड्यूल को डिलीवर करके। ठीक है, तो ये एक कॉन कॉल के अंदर अपडेट सुनने को मिली। उसके आगे चलते हैं। कंपनी एम करिए $1 बिलियन का रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 28 से लेकर, या 28 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उससे पहले पहले तो कंपनी यहाँ तक पहुंचेगी। साथ में आप देख सकते हैं कंपनी एक्सपेक्ट करिए ह्यूज वॉल्यूम ग्रोथ, यानी सेल्स ग्रोथ 50 से लेकर 60% इन सेकेंड हाफ के अंदर, यानी अगले जो 2 क्वार्टर आएंगे उसके अंदर कंपनी अच्छी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रही है। साथ में एंटिसिपेट हायर प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम न्यू पीसीबी फैसिलिटी कंपेयर टू करंट कंसोलिडेट मार्जिन्स, यानी अभी के मार्जिन्स के कंपैरिजन में अच्छे मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कंपनी ने की है। तो कमेंट्री मेरे हिसाब से अच्छी है और रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले। लेकिन देखिए मार्केट का रिएक्शन कुछ खास नहीं था आज के दिन। स्टॉक यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं है, मतलब मैं बता देता हूँ, आज के दिन स्टॉक गिरा था, 5 से लेकर 6% के साथ में मंदी स्टॉक में देखने को मिली है। तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन हो सकता है और भी ज़्यादा हो जो नंबर्स हमने देखे हैं उसके कंपैरिजन में, इसलिए स्टॉक अभी नीचे है। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। वॉल्यूम को देखें ना तो वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एक ब्रेकडाउन है। लेकिन प्राइस के हिसाब से तो ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है, तो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। आगे चल के देखते हैं किस तरह का यहाँ पे पैटर्न बनता है। बाकी स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी, रेसिस्टेंस टच किया। देखते हैं अब सपोर्ट कहाँ पे लेता है स्टॉक। बाकी नंबर्स को खराब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर मार्केट को नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं लगे। आगे चलते हैं। एमटार, देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा कंपनी से, लेकिन कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया। 157 का पी रेशो है, और इसमें सेल्स कितनी है, 29% के साथ में सेल्स गिरी है। सेल्स क्यों उनके बेसिस पे भी नीचे, वायनवा बेसिस पे भी नीचे, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 76% के साथ में ये भी नीचे है। क्यों उनके बेसिस पे भी नीचे है, वायनवा बेसिस पे भी नीचे है। सो रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं लगे इन्वेस्टर्स को, ऑब्वियस है, क्योंकि डी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दी है। और इसके रिजल्ट आए थे 5 तारीख को। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर मार्केट क्लोजिंग छुट्टी आ गई 6 तारीख को। उसमें हमने देखा यहाँ पे कि कंपनी के एमडी ने रिकन्फर्म किया एबिटा मार्जिन गाइडेंस जो कि 21% की है। ठीक है, तो मार्जिन जैसा पहले था वैसे ही है, कोई अच्छे मार्जिन की यहाँ पे गाइडेंस दी नहीं। ऑर्डर बुक की बात की है जो कि 1296 करोड़ यानी 1300 करोड़ के आसपास की है सितंबर 30, 2025 तक। उसमें 500 करोड़ के नए ऑर्डर भी है जो क्लीन एनर्जी को कवर कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को कवर कर रहे हैं। सो मार्केट ने देख लिया ये सब, ऑर्डर बुक देख ली 1300 करोड़ और 500 करोड़ अलग से, साथ में नंबर्स देख लिए, मार्जिन की गाइडेंस देख ली। सो मार्केट को पसंद नहीं आए। ये जो स्टॉक चला था एकदम से, जब अडानी की न्यूज़ हमने देखी थी उसके बाद से तेजी बनी। मैंने आपको बताया था कि नेटवेब काइंड ऑफ इसमें सिचुएशन बन रही है जिसके अंदर ऑर्डर बुक अच्छी हुई है, एक बड़ा टाई अप हुआ है, और उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है। सो नेटवेब के अंदर हमने देखी सिचुएशन खराब, यहाँ पे भी वही सब हमको देखने को मिला है। सो एक्चुअली जो तेजी बनी है 65% की बनी है, नेटवेब के अंदर तो 200-300% की बन चुकी है बिना किसी रिजल्ट के। सो बिना अच्छे रिजल्ट के अगर स्टॉक भागता है, वो एक्सपेक्टेशन का ट्रेड बनता है कि एक्सपेक्टेशन कुछ अच्छी होगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ठीक है उस हिसाब से कैप्चर करते हैं जैसे ही रिजल्ट आते हैं उससे पहले, या रिजल्ट को देखने के बाद में बेच के निकलता है। ये ट्रेडर्स के काम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 65% के गेंस बन गए, तो एक्चुअली सेलिंग है और बनती भी है। स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है, नंबर्स अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेचेंगे, और मेरे हिसाब से वही सही रहेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। लोगों ने तो बेचा है यहाँ पे, सेकंड रेसिस्टेंस का वेट नहीं किया क्योंकि नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोस्तों कुछ और कंपनीज की बात कर लेते हैं। रेडिंगटन,
इसका स्टॉक आज 14% के साथ में चला है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, 13 का पी है। सो एप्पल के जो भी डिवाइसेस आते हैं, फ़ोन आता है, आईफोन आते हैं, जो 17 भी आया है, वो इसी की थ्रू इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको उसका कमीशन मिलता है। सो जब भी रिजल्ट आते हैं ना तो स्टॉक चल पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो अभी रिजल्ट कैसा आया है, रिजल्ट कुछ ऐसे हैं कि एक्सपेक्टेशन बीटन बाय 2% सॉरी, और यहाँ पे 32% की ग्रोथ है, सेल्स में 17% की ग्रोथ है, तो स्टॉक चल पड़ा। अब यहाँ पे हमको ये सीखना है कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था, देखो यहाँ पे एक अच्छा सा बेस बना, उसके बाद में एक बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए, स्टॉक ने आई थिंक 20% की तेजी पकड़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, ठीक है, प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा है। तो होना क्या चाहिए था, कायदे से स्टॉक यहाँ तक पहुंचता, थोड़ा सा जो गेन था वो दे देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में स्टॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, सेलिंग, उसके बाद में वापस से तेजी कुछ वॉल्यूम के साथ में, अभी वापस से तेजी है, तो हो सकता है वापस से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए। तो ये सब पास्ट का डेटा देखने पर पता चल जाता है, तो ठीक है। मार्केट ने इसको लो पी दे रखा है क्योंकि वैल्यू नहीं है मार्केट की नज़रों में इस कंपनी की कुछ खास ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो उस बेसिस पर अपन इसको सीखने के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट्स, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 4% की तेजी बनी है ओपनिंग में, और 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 69 का पी रेशो है। बर्जर पेंट्स, इसके रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे, स्टिल स्टॉक ने तेजी पकड़ी, यहाँ तक पहुंच गया था, ये 550 के भी ऊपर पहुंच गया था, 58 का पी रेशो इसका है। और रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अच्छे नहीं है, बहुत खराब रिजल्ट है, वो चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं, ईपीएस मिस बाय 25% मिस किया है। तो स्टॉक कायदे से आज 4% के साथ में लुढ़कना चाहिए था, लेकिन ये स्टॉक चल पड़ा, और एशियन पेंट 4% के साथ में चल दिया। सो उसके पीछे का कारण क्या है, उसको एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं, जो भी पेंट सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं, बर्जन और एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं या कॉन्ट्राबेट ले चुके हैं, क्योंकि लो पी पर 10 साल के मीडियन के नीचे स्टॉक्स काफ़ी टाइम तक अवेलेबल थे, स्पेशली एशियन पेंट्स, तो उसके अंदर भी किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सो देखिए दोस्तों, ग्रासिम ने वेंसडे को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इनके जो सीईओ है बिरला ओपस पेंट्स के, रक्षित नाम इनका, इन्होंने रिजाइन दे दिया है 1 नवंबर 2025 को, ठीक है, क्योंकि ये अपनी करियर के अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ऑफ कंपनी यानी किसी और कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था बिरला ओपस को स्टार्ट करने के लिए, स्केल करने के लिए। साथ में आप देखोगे तो मेंशन कर रखा है कि 4 साल का जो इनका फेज था ना, उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है, हाई परफॉर्मिंग टीम इन्होंने बनाई है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा चुका है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने 18 महीने बाद, ओनली 18 महीने बाद लॉन्च के जो पेंट्स लॉन्च हुए बिरला ओपस, उसके बाद में जो रिजाइन दिया है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि एनालिस्ट जो ट्रैक करते हैं, चैनल चेक करते हैं, चैनल चेक का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जाके ऑफलाइन चेक करते हैं कि किस कंपनी के डब्बे बिक रहे हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो चेक करते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो वो जो चैनल चेक किया है उसके अंदर देखिए इंडिकेशन मिला है कि नो ग्रोथ एट बिरला ओपस ओवर द पास्ट 6 to 7 months, यानी मुझे 6-7 महीनों से कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पेंट सेक्टर अभी भी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, यानी लोग अभी भी एशियन पेंट्स को, बर्जर पेंट्स को खरीदना पसंद करें बिरला के कंपैरिजन में। अब सेल्स डाउन क्यों हुई है एशियन पेंट्स की, ऑब्वियस है। बर्जर पेंट्स की क्यों हुई, अभी बारिश का सीजन था तो उसके अंदर थोड़ी सी कमी होती है। एशियन पेंट्स की क्यों हुई, क्योंकि ऑब्वियस उसके पास में बहुत ज़्यादा मार्केट है। तो बिरला ओपस ऐसा तो है नहीं कि एक भी डब्बा नहीं बिकेगा, ऑब्वियस कुछ ना कुछ डब्बे बिकेंगे, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा एशियन पेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर हम ये सोचे कि एशियन पेंट्स को बीट कर देगा या सिग्निफिकेंट डैमेज करेगा, तो वो यहाँ पे चैनल चेक में देखने को नहीं मिला। सो ये अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, अंदर की बात ये भी हो सकती है कि एशियन पेंट्स वैसे भी बहुत कोशिश कर रहा है कंपटीशन को खत्म करने की, जिसमें कुछ गलत काम भी किए हैं एशियन पेंट्स ने। डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाके बोला है कि हमारे पेंट्स ही आप प्रोवाइड करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर हम हमारी जो भी फ्रेंचाइजी आपसे वापस ले लेंगे। तो उसके अगेंस्ट में ग्रासिम ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट भी की है, एशियन पेंट्स के ऊपर कार्यवाही भी चल रही है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके सीईओ को भी समझ सकते हो आप, ठीक है। सो ये सब चीज़ें चलती है, अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा। एशियन पेंट की स्टॉक में इसी वजह से तेजी आई है। साथ में अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है, जो कि प्रीवियस सपोर्ट था,
यहाँ से ब्रेकआउट करता है या नहीं। बाकी ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि नंबर्स अभी तक अच्छे नहीं आए हैं। अगर ब्रेकआउट होगा तो भी स्टॉक नीचे आएगा। सो नंबर्स के दम पे चलेगा तो अच्छी बात है। बाकी स्टॉक इस पैटर्न पे भी चल जाए तो भी ठीक, हम मानेंगे अभी की सिचुएशन को देखते हुए। सो देखते हैं दोस्तों किस तरह से परफॉर्म ये करता है। बाकी बर्जर पेंट से वो सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में है, तो यहाँ पे नो बाइंग सेलिंग जोन के अंदर भी ये पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस पे आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।